एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज सुजात वाचिंग केमिस्ट एकेडमी। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और प्रॉपर से हर एक जो वर्ड्स हैं, हर एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जहाँ पे भी आपको डाउट आता है सब कुछ हम लोग क्लियर करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले 11th क्लास के एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द चैप्टर लिविंग वर्ड एंड फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए। तो ये स्मॉलर पार्ट में मतलब छोटे छोटे वीडियोज होंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। आप अगर एग्जाम देते हैं नीट का, या फिर आप बोर्ड एग्जाम देते हैं, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव जैसे सीयूईटी वगैरह करते हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, है ना, लिविंग वर्ड की। यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इस यूनिट में मतलब यूनिट फर्स्ट है हमारी, इसमें हम लोग 4 चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 4 चैप्टर है। द लिविंग वर्ड है, हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, हमारे पास एनिमल किंगडम है। तो ये चारों चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है, व्हाट इज बायोलॉजी। अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी क्या है, एनसीईआरटी आपको बताती है कि शायद आपको बायोलॉजी के बारे में नहीं पता है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं रहे हैं पहले तो बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करेंगे, क्या है बायोलॉजी। बायोलॉजी लाइफ फॉर्म्स की साइंस है एंड उनके अंदर होने वाले प्रोसेसेस की साइंस है। मतलब जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन हो गया, या फिर डाइजेशन हो गया, या ब्रीदिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे प्रोसेसेस की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रोसेसेस होते हैं उन सबको मिला के, है ना। तो हम कह सकते हैं बायोलॉजी जो है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पहली लाइन हम समझेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है, द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड देयर प्रोसेसेस, जो उनके अंदर प्रोसेसेस होते हैं उसकी पहली लाइन आपको समझना है ना। एक तरह से हम कह सकते हैं एक और डेफिनेशन एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है, स्टोरी ऑफ लाइफ है, एक तरह से कह सकते हैं, यानी इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से, है ना, कि कैसे जो है लाइफ फॉर्म अर्थ पे आई और फिर उसके बाद कैसे ग्रो हुई, किस किस तरह से आगे चल के डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें बायोलॉजी में ही हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी कहती है द लिविंग वर्ल्ड कैम्पराइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी की बात करते हैं, यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात की है इन्होंने। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, डाइवर्सिटी में मतलब यहाँ पे है कि इरेजर ले लेते हैं थोड़ा सा। डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और आपको पता होगा, इसको बाहर निकाल के थोड़ा सा लिख लेंगे कि जो डाइवर्सिटी है यानी वैरायटी है। वैरायटी का मतलब जैसे आप कहीं पे बैठे हैं, या फिर आप गार्डन में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, या फिर आप घर पे ही देखते हैं, तो अलग अलग तरह की बर्ड्स जो है वो हमें देखने को मिलती है, फिर इंसेक्ट देखने को मिलते हैं, या फिर एनिमल्स देखने को मिलते हैं ना। आजकल डॉग्स की ब्रीड कितनी सारी आ गई हैं, आजकल कैट की ब्रीड कितनी आ गई, लोग घर में रखते हैं ना। तो मतलब हर एक तरह के एनिमल्स एंड प्लांट है जिस हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे, है ना, कभी देखा भी नहीं होगा। कभी कभी तो हम वाव हो जाते हैं, अरे वाव ये कैसा प्लांट है, या फिर ये कैसा एनिमल है ना। तो वैरायटी बहुत ज्यादा हो गई है, और अभी तक टिल नोन स्पीसीज जो है हमारे पास वो है ऑलमोस्ट 1.7 टू 1.8 मिलियन जो स्पीसीज हैं वो हमारे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नोन स्पीसीज है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात हो गई है, कर रहे हैं कि जो अर्ली मैन थे, मतलब पहले के जो लोग थे, वो इजिली परसीव कर लेते थे, यानी पहले आसानी से डिफरेंशिएट कर लेते थे इन एनिमेट। इन एनिमेट का मतलब यहाँ पे क्या है, इन एनिमेट का मतलब नॉन लिविंग। इसको आप समझेंगे कि इन एनिमेट का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच में आसानी से डिफरेंशिएट कर लेते थे। और लिविंग का मतलब लिविंग को ही एक वर्ड से और आगे चल के डिनोट किया जाएगा, एनिमेट। तो ये आप समझेंगे कि एनिमेट का मतलब क्या है, लिविंग, इन एनिमेट का मतलब है नॉन लिविंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ अर्ली मैन डिफीटेड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर। मतलब जो पहले के लोग थे उन्होंने एक तरह से मान लिया था, भगवान या देवता मान लिया था पहले की चीजों को, जैसे विंड हो गया, सी हो गया एंड फायर। और ये भी उन्हें पता था कि ये विंड, सी, जो फायर है, ये किसमें है, नॉन लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि उन्होंने जो पता था कि मतलब उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था, विंड, सी हो गया या फायर, ये सब नॉन लिविंग की कैटेगरी में थे। और अदर ऑर्गेनिज्म मतलब अदर चीजें जो थी जैसे कि एनिमल एंड प्लांट, इन्होंने लिविंग के कैटेगरी में यानी
की कैटेगरी में रखा, एनिमेट की कैटेगरी में रखा था उन्होंने, एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, तो ये हम समझेंगे कि पहले के जो लोग थे उन्हें इतना तो पता था कि लिविंग क्या होता है थोड़ा बहुत और नॉन लिविंग क्या होता है, और उन्होंने एक तरह से मान लिया था कि हाँ विंड जो है, सी है, ये सारी चीजें एकदम दैवीय चीजें हैं ना, इस तरह से। नेक्स्ट है, कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच inanimate and animate object was the sense of awe or fear that they evoke। मतलब ये कह रहे हैं कि कॉमन फीचर इन सबको मानने का या समझने का ये था कि इन्हें ये समझ में आ गया था कि या तो मतलब ये डरते थे उससे, या तो उसको ऐसे उन्होंने एक तरह से बहुत ही मतलब कह सकते हो कि भगवान मान लिया था, है ना, उसको मानने लगे थे एक तरह से। तो इस वजह से ये सारी चीजें उनके दिमाग में आने लगी कि ये बहुत देवता है, मतलब ये भगवान है, विंड ऐसा है, आग ऐसी है ना, इस टाइप का कुछ। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन लिखी है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगन विद मच लेटर ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत बाद में हुई है, आफ्टर द ओरिजिन ऑफ द लाइफ। लाइफ की जब ओरिजिन हुई उसके पता नहीं कितने मिलियन साल बाद जो है यहाँ पे हम लोग अब पढ़ रहे हैं ह्यूमन की लाइफ के बारे में, है ना, या लिविंग चीजों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है सोसाइटीज विच इंडल्ज्ड एंथ्रोपोसेंट्रिक। एक वर्ड यहाँ पे नया आ गया, इस वर्ड को आप मार्क कर लेंगे, एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब क्या है यहाँ पे कि ह्यूमन रिलेटेड या ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। कैसे हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, है ना, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जो व्यू रखने वाली सोसाइटी होगी या फिर लोग होते हैं, अगर इस तरह से केवल ह्यूमन बीइंग को ही देख के या फिर उसको सेंटर में रख के केवल स्टडी की जाएगी बायोलॉजी के लिए, तो फिर वो केवल लिमिटेड नॉलेज ही दे पाएगी, है ना, बहुत ही कम लिमिटेड नॉलेज ही हमें मिलेगा उससे। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी ये कहती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बायोसेंट्रिक रखने के लिए, अगर हम बात करें क्या, बायोसेंट्रिक, बायोसेंट्रिक अगर नॉलेज हम गेन करेंगे, बायो मतलब लिविंग, सभी लिविंग को अपने स्टडी के कैटेगरी में रखेंगे, तो हमें एक बहुत ही ब्रॉड जो है लेवल देखने को मिलेगा आपके लिविंग सिस्टम का, और बहुत सारी चीजें हम उससे सीखेंगे और बहुत सारी चीजें हम उससे फायदे ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास यहाँ पे, द बिगेस्ट स्पिन ऑफ द सच स्टडीज। मतलब जो स्टडीज होती रही बायोलॉजी में धीरे धीरे, है ना, उसमें सबसे ज्यादा क्या चीज देखने को मिली इंपॉर्टेंट, वहां पे बिगेस्ट स्पिन क्या था कि यहाँ पे जब रिकॉग्नाइज किए गए कुछ शेयरिंग कैरेक्टर्स को, सिमिलरिटीज को, जो ऑर्गेनिज्म आपस में शेयर करते थे, तो उनमें हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली दोनों में सिमिलरिटीज दिखाई दी। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली की अगर हम लोग बात करें, जैसे कोई पर्सन है यहाँ पे जिन्होंने मैरिज करी एक, तो उनमें क्या हुआ कि एक बेबी हुआ, है ना, या दो बच्चे हुए उनके, समझ लीजिए कि एक बॉय हो गया और एक गर्ल, है ना। तो इस तरह से अब क्या हुआ कि अगर हम इन दोनों बॉय और गर्ल के बीच में सिमिलरिटीज को देखेंगे तो काफी सारी सिमिलर कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे। यानी ये हो गया हॉरिजॉन्टल पैरामीटर कि हम सेम जनरेशन में देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं, सेम जनरेशन में देखते हैं। सेम जनरेशन में जब हम देखेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल पैरामीटर देखने को मिलेगा ना वहाँ पे। और जब हम पेरेंट्स से, ये जो हमारे पेरेंट्स थे, इनसे हम प्रोजेनी में देखेंगे, जो ये प्रोजेनी बने हुए हैं, तो ये वर्टिकल हो गया एक तरह से। वर्टिकल का मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन सीधे सीधे, है ना, और हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब सेम जनरेशन और वर्टिकल का मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन में मैच करते हैं, तो वहाँ पे दोनों में काफ़ी ज़्यादा शेयरिंग सिमिलरिटीज मिलेंगी, है ना। तो ये एनसीईआरटी कहती है कि ये बहुत ही बिगेस्ट स्पिन था जब लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया। तो that all present day living organism are related to each other। मतलब इससे पता चलता है कि सभी के सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड ऑल्सो ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड, और जो ऑर्गेनिज्म कभी रहे भी होंगे या जो कभी आएंगे, जो कभी आने वाले होंगे, है ना, जो मतलब हमारे हजारों साल बाद भी रहेंगे, उनमें कॉमन चीज देखने को मिलेगी जो होगा हमारा जेनेटिक मटेरियल। क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी काफी सारी चीजें इसके बारे में बहुत अच्छे से बताती है।
नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग चैप्टर, फिर आगे बोला गया है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे है ना अच्छे से लिविंग सिस्टम के बारे में, इंक्लूडिंग इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, एनिमल प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमिक पर्सपेक्टिव यानी जो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं जो क्लासिफिकेशन करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, इनके पर्सपेक्टिव से हम इस पूरे बायो को पढ़ने वाले हैं, लिविंग सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि इस पैराग्राफ में आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिला होगा जो समझ में नहीं आया होगा अभी तक। मैंने यहाँ पे कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं, वो आपको जरूर याद रखनी है। जैसे मैंने यहाँ का बायोलॉजी की डेफिनेशन बताई, तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि लाइफ फॉर्म्स एंड इनके अंदर होने वाले प्रोसेसेस को हम बायोलॉजी कहते हैं, है ना, बायोलॉजी के साइंस को कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जो अर्ली लोग थे वहां पे उन्होंने चीजों को, मैटर को एक तरह से क्लासिफाई कर दिया था, इन एनिमेट और एनिमेट में करना सीख गए थे एक तरह से, है ना। इन एनिमेट में यानी नॉन लिविंग कैटेगरीज में उन्होंने रखा था विंड, सी, फायर वगैरह को, एनिमेट यानी लिविंग कैटेगरी में रखा था उन्होंने प्लांट एंड जो हमारे एनिमल होते हैं उनको। फिर नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे ये थी कि जो सोसाइटी है वो अगर क्या था, एंथ्रोपोसेंट्रिक हो जाए। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब अगर ह्यूमन को सेंटर में रख के कोई चीज यानी मानव जाति को ही केवल रख के कोई चीज स्टडी की जाए, तो हमारे पास जो नॉलेज बढ़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ मानव जाति को लेके ही बढ़ेगी और काफी कम नॉलेज हमें मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें बायोसेंट्रिक चीजों को लेके, यानी हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेके स्टडी करते हैं, तो हमारे पास नॉलेज जो है बहुत ज्यादा यानी ब्रॉड लेवल पे नॉलेज मिलेगी हमें। ठीक है, फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सबसे बिगेस्ट स्पिन जो था यहाँ पे हमारे जो हिस्ट्री में ये रहा बायोलॉजी के, कि हमने जब धीरे धीरे पहचानना स्टार्ट कर दिया, यानी लोगों ने जब पहचानना स्टार्ट कर दिया कि सिमिलरिटीज हैं हम लोगों के बीच में, जो ऑर्गेनिज्म है दे शेयर सिमिलरिटीज, तो वो सिमिलरिटीज हॉरिजॉन्टली भी देखने को मिली और वो सिमिलरिटीज वर्टिकली भी देखने को मिली। मतलब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यानी वर्टिकली देखने को मिली, और सेम जनरेशन यानी आपस में भाई बहन होते हैं उनमें भी देखने को मिली। तो ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों तरह देखने को मिलती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, इसी वजह से हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है अभी जो रह रहे हैं या जो रह चुके हैं या जो आने वाले हैं, इनमें एक कॉमन फीचर जरूर देखने को मिलेगा, यानी इनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, चाहे जैसे। और इसका एक बड़ा रीजन क्या है कि इनका जेनेटिक मटेरियल, कहीं ना कहीं ये सभी के सभी एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल से ओरिजिनेट हुए हैं, है ना। भले धीरे धीरे वेरिएशन आए हैं और हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे म्यूटेशन, वेरिएशन वगैरह वगैरह, तो वहां पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें बता दी है एनसीईआरटी इस वाले पैराग्राफ में। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अर्नेस्ट मेयर के बारे में। इनके बारे में बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तीन चार, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले क्योंकि ये इनकी जो मतलब जो इनका बर्थ हुआ था वो 1904 में हुआ था, और इनकी जो डेथ हुई थी आप देखेंगे तो कब हुई थी, 2004 में हुई थी, है ना। तो कितने साल का अंतर हो गया, लगभग इन्होंने 100 साल यानी 100 ईयर्स का लाइफ स्पैन इन्होंने कंप्लीट किया। और ये एक बहुत ही मैजिक नंबर है इनके लिए, और इसी वजह से समझ लो कह सकते हैं एक और नंबर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये आज तक के या फिर आने वाले जितने भी साइंटिस्ट होंगे उनमें से 1 ऑफ द 100 साइंटिस्ट में गिने जाएंगे, मतलब 100 में से इनमें से एक ये जरूर गिने जाएंगे। आगे कोई भी कितना भी अच्छा काम करके आता है तो उनमें से जरूर इनका नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसके बाद इन्हें हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये डायरेक्ट एमसीक्यू में आ सकता है कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहते हैं, तो अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, यहाँ पे कहीं पे एक मेंशन किया गया है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्हें 3 प्राइजेस मिले थे, बहुत ही बड़े बड़े प्राइजेस मिले थे। पहला है बेल्जन प्राइज इन 1983, दूसरा है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994, एंड जो लास्ट प्राइज था वो कैराफोर्ड प्राइज इन 1999। और मेयर जो है आपको पता है कि इनकी डेथ हुई थी 2004 में। तो ये 3 प्राइज जीतने की वजह से या फिर 3 प्राइज मिलने की वजह से इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को इंट्रोड्यूस कराया था, मतलब दिया तो बहुत सारे लोगों ने था, लेकिन इन्होंने डिस्क्राइब किया था स्पीसीज को। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था इन्होंने, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज।
क्या कहती है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे कि अगर कोई स्पीसीज है, कोई स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है, तो दे कैन इंटरब्रीड, वो क्या कर सकते हैं, वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। प्लस जो प्रोजेनी बनेंगे आफ्टर द इंटरब्रीडिंग या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद जो प्रोजेनी बनेंगे, दे वर फर्टाइल, वो कैसे होंगे, या फिर दे आर फर्टाइल, कैसे होंगे बेटा, दे आर फर्टाइल। तो ये चीज़ 2 पॉइंट इन्होंने अच्छे से इसमें जोड़ दिया और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ये अभी तक माना जाता है कि अगर कोई स्पीसीज है तो वो इंटरब्रीड करेगी और उनके जो प्रोजेनी बनेंगे वो क्या होंगे, फर्टाइल हो गए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें ह्यूमन में, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो ह्यूमन के कोई मैन है और कोई विमेन है, उनमें मैरिज होती है, तो जो कपल से बेबी बनता है या बेबी की बर्थ होती है, तो वो भी कैसा होता है, फर्टाइल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना। अब वो जेनेटिक चेंजेस थोड़े बहुत हो जाए या फिर खान पान से कुछ बीमारी हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि वो फर्टाइल होता है। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है, जैसे कि हम बात करें, अगर हम हॉर्स और डोंकी जो होते हैं उनके मेटिंग से म्यूल बनता है ना, म्यूल आपने सुना होगा। तो यहाँ पे देखिए स्पीसीज अलग अलग हो गई है, यहाँ पे हॉर्स एक अलग स्पीसीज है, डोंकी एक अलग स्पीसीज है, और इनसे जब इंटरब्रीड करके बनाया गया तो ये जो म्यूल बना है वो इनफर्टाइल है। कैसा है, इनफर्टाइल है। आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे इनफर्टाइल है ना, यानी दो अलग अलग स्पीसीज होंगी, तो भले ही उनमें कोई कह सकते हो कि ब्रीडिंग हो जाए और ब्रीडिंग होने की वजह से बेबी भी बन जाए, लेकिन अगर बेबी बन गया तो वो फर्टाइल नहीं होगा, कैसा होगा, इनफर्टाइल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये आज तक माना जाता है कि अगर कोई स्पीसीज है तो वो इंटरब्रीड कर सकती है और फर्टाइल होगी। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, इनके बारे में 2-3 पॉइंट जो थे वो समझ में आए होंगे। पहला कि इन्होंने लगभग 100 साल पूरे किए थे और ये 100 में से एक साइंटिस्ट हैं एवर, हमेशा के लिए, मतलब अभी आगे भी इन्होंने 100 में से एक गिना जाएगा। नेक्स्ट है इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ड चैप्टर को प्रॉपर, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप कि अभी तक आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको समझ में आया है, और अगर नहीं समझ में आया तो उसको बताइए, हम लोग अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।